हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल मूवीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए 2020 में रिलीज हुई मूवी द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी अर्जेंटीना में हुई आज तक की सबसे बड़ी चोरी के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के बारे में सबसे खास बात यह है कि चोरों ने इस चोरी के दौरान एक भी असली हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। मूवी की शुरुआत में हमें फर्नांडो को दिखाया जाता है। फर्नांडो अपने पास्ट में एक चोर रह चुका है, लेकिन अब वो सुधर गया है और बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता है। एक दिन रात में जब वो अपने मार्शल आर्ट स्कूल से बाहर आता है, उस वक्त बारिश हो रही थी। वो एक सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है और उसकी सिगरेट पानी की वजह से गीली हो जाती है। वो उस सिगरेट को फेंक देता है, लेकिन वो सिगरेट पानी के साथ साथ गटर में चली जाती है। फर्नांडो उसे देख लेता है। फर्नांडो उस गटर को फॉलो करता है। तभी उसे पता चल जाता है कि उस गटर के अंदर कैसे घुसना है। वो गटर सीधे बैंक ऑफ रियो के पास जाता है। उसके दिमाग में चोरी का एक बेहतरीन आइडिया आता है, इसलिए वो सेबेस्टियन से मिलता है। सेबेस्टियन मशीन बनाने में एक्सपर्ट होता है। फर्नांडो सेबेस्टियन को बताता है कि मैं बैंक ऑफ रियो में एक सुरंग की मदद से जाना चाहता हूँ और वहां पर चोरी करना चाहता हूँ। तभी सेबेस्टियन उसे बताता है कि इसमें बहुत पैसा लगेगा, इसलिए तुम्हें पहले एक इन्वेस्टर को ढूंढना चाहिए। इसलिए फर्नांडो डिबोजा से मिलता है। वो डिबोजा को अपना प्लान बताता है। डिबोजा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे इस प्लान को इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक आदमी के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ सीन एक आदमी की तरफ शिफ्ट होता है जिसका नाम मारियो है। मारियो भी इन सभी की तरह चोर होता है, लेकिन उसकी बेटी लूसिया हमेशा उसे पुलिस से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन मारियो अपनी आदत से मजबूर रात में एक ऑफिस में चोरी करने के लिए घुस जाता है। उस ऑफिस के लॉकर को वो आसानी से खोलकर उसमें से पैसे निकाल लेता है और बहुत ही आसानी से वो उस ऑफिस से बाहर भी आ जाता है। उस वक्त फर्नांडो वहीं पर होता है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन मारियो को लगता है कि फर्नांडो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसकी गाड़ी का कांच तोड़कर उसका गला पकड़ लेता है और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही मारियो घर आता है तो उसे डिबोजा का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मैंने फर्नांडो नाम के आदमी को तुम्हारे पास भेजा है। तभी मारियो अपने वॉइसमेल में सुनता है कि फर्नांडो ने अगले दिन उसे एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया है। अगले दिन मारियो उसी कॉफी शॉप में फर्नांडो से मिलने के लिए चला जाता है। फर्नांडो मारियो से कहता है कि हम एक सुरंग खोदकर बैंक ऑफ रियो में चोरी करेंगे। वहां पर बहुत सारे वॉल्ट्स लगे हुए हैं जिनके अंदर लोगों ने उनका ब्लैक मनी रखा है, उसे हम चुरा लेंगे। मारियो को फर्नांडो का आइडिया बहुत पसंद आता है। इसके बाद फर्नांडो मारियो को अपने साथ बैंक ऑफ रियो के सामने ले जाता है और बैंक ऑफ रियो के सामने मौजूद गटर में वो एक टेप डाल देता है। फिर फर्नांडो मारियो को उसी गटर के अंदर ले जाता है और थोड़ी देर तक चलने के बाद वो लोग उस टेप तक पहुंच जाते हैं। फर्नांडो मारियो से कहता है कि हमारे ठीक 18 मीटर ऊपर बैंक ऑफ रियो है। इसके बाद वो लोग चोरी की प्लानिंग करने में लग जाते हैं। मारियो फर्नांडो को बताता है कि बैंक ऑफ रियो में मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं, यानी अगर वहां पर कोई भी जाएगा तो मोशन सेंसर्स उन्हें डिटेक्ट करके अलार्म बजा देंगे। इसीलिए फर्नांडो एक सूट पहनकर आ जाता है। फर्नांडो मारियो को बताता है कि ये सूट पहनकर मोशन सेंसर्स उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी वो लोग ये सूट्स पहनकर ही वहां पर चोरी करेंगे। इसके अगले दिन फर्नांडो और सेबेस्टियन बैंक ऑफ रियो के अंदर चले जाते हैं ताकि वो लोग बैंक के ग्राउंड फ्लोर का प्लान ले सकें। फर्नांडो अपने हाथ में कैमरा लेकर चुपके से बैंक की तस्वीरें खींचता है, लेकिन जैसे ही फर्नांडो वहां से जाने लगता है तो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड फर्नांडो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो फर्नांडो को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है और उसके बैग की तलाशी लेता है। वो उसके कैमरा में चेक करता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी फोटोज नहीं मिलती, क्योंकि फर्नांडो ने उस कैमरा से पहले ही मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को उसे छोड़ना पड़ता है। उनके पास अब बैंक का मैप आ जाता है और वो लोग चोरी की प्लानिंग में लग जाते हैं। सेबेस्टियन उन्हें बताता है
क्योंकि एक एक करके लॉकर्स खोलने में उन्हें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसीलिए उन्हें एक मशीन बनाने की जरूरत है जिसकी मदद से वो लोग जल्द ही उन लॉकर्स को खोल सकते हैं। अगले दिन वो लोग उस गटर के अंदर मशीन लेकर चले जाते हैं और बैंक तक सुरंग खोदने का काम शुरू करते हैं। सेबेस्टियन एक ड्रिल की मदद से सुरंग खोदना चालू करता है। अगले दिन सेबेस्टियन उन्हें बताता है बैंक में लगे हुए लॉकर्स की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि तभी हम उन्हें खोल सकते हैं। इसलिए वो लोग मारियो को एज ए कस्टमर उस बैंक के दूसरे ब्रांच में भेज देते हैं ताकि वो वहां पर देख सकें कि इन लॉकर्स में कौन सा लॉक लगा हुआ है। मारियो वहां जाकर उन लॉक्स की सभी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। हर रात में ये लोग उस गटर में जाते हैं और बैंक ऑफ रियो तक सुरंग खोदने का काम जारी रखते हैं। इन्हें सुरंग खोदने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं, लेकिन अभी भी इनके पास प्रॉपर प्लान नहीं था कि किस तरह वो लोग वहां से पैसे चुराएंगे। वो लोग एल्बर्टो नाम के एक आदमी को भी अपने साथ मिलाते हैं, लेकिन उन्हें शक था कि एल्बर्टो की बीवी उनके प्लान पर पानी फेर देगी। एल्बर्टो उन्हें बताता है कि वो इससे पहले भी मेरे साथ कई चोरियां कर चुकी है, इसलिए वो किसी को नहीं बताएगी। कई दिनों तक लगातार उस सुरंग पर काम करने के बाद वो लोग बैंक ऑफ रियो तक सुरंग खोदने में कामयाब हो जाते हैं। अब इनके पास सिर्फ एक परफेक्ट प्लान की कमी थी और प्लान बनाने की जिम्मेदारी फर्नांडो को दी गई थी। एक रात फर्नांडो के दिमाग में एक परफेक्ट प्लान आता है। वो उसी वक्त मारियो से मिलने के लिए चला जाता है। मारियो अपने होटल में होता है। फर्नांडो मारियो को बताता है कि वो लोग बैंक में उस वक्त चोरी करेंगे जिस वक्त बैंक खुला होगा। उनमें से कुछ लोग उस सुरंग की मदद से लॉकर्स तक पहुंचेंगे और वहां पर चोरी करेंगे, लेकिन पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन्हें दिन में ही बैंक के फर्स्ट फ्लोर पर भी चोरी करनी पड़ेगी और पुलिस को अपने साथ एंगेज रखना होगा जब तक बाकी लोग लॉकर्स में से पैसे और सोना निकाल लेंगे। मारियो को फर्नांडो का ये प्लान बहुत पसंद आ जाता है और आखिरकार अब वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें बैंक में चोरी करनी है। वो लोग सभी अपना भेष बदलकर बैंक में घुस जाते हैं और चोरी की गाड़ियां बैंक के पार्किंग लॉट में पार्क कर देते हैं, जिनके जरिए वो अपना सामान बैंक तक पहुंचाते हैं। बैंक में घुसने के बाद वो लोग अपने मास्क पहन लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और बैंक में मौजूद सभी एम्प्लॉइज और कस्टमर को बंदी बना लेते हैं। वो लोग कैशियर को एक बैग पैसे भरने के लिए देते हैं। बैंक में मौजूद सभी एंट्रेंसेस को वो लोग बंद कर देते हैं। तब तक बैंक के बाहर पुलिस भी धीरे धीरे जमा हो जाती है। मारियो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से उसकी गन छीन लेता है। वो गन को अनलोड करके उसे गन वापस दे देता है और उसे बैंक ऑफ रियो के बाहर पुलिस के पास भेज देता है। इसके बाद वो सभी लोग बैंक में मौजूद कैमरास को बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन भी सुरंग की मदद से बैंक के सीक्रेट रूम में आ जाता है। सेबेस्टियन ने लॉकर्स को तोड़ने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मशीन बनाई थी। वो उसे लॉकर रूम में इंस्टॉल कर देता है और उसी की मदद से लॉकर्स को तोड़ने लगता है। तब तक बाहर बहुत सारी पुलिस और पब्लिक जमा हो जाती है। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बताता है कि उन लोगों ने अभी तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया है। पुलिस ऑफिसर उस सिक्योरिटी गार्ड के फोन पे कॉल करता है जिसे मारियो रिसीव कर लेता है। फर्नांडो ने मारियो को पुलिस को उलझाए रखने की जिम्मेदारी दी थी, इसलिए मारियो अपनी बात को बहुत लंबा खींचता है। ये उनके प्लान का हिस्सा होता है कि मारियो पुलिस को अपने साथ बिजी रखेगा। तब तक फर्नांडो और सेबेस्टियन उन लॉकर्स को तोड़कर उनमें से सारे पैसे लूट लेंगे। मारियो उस पुलिस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को यहाँ पर बुलाने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद वो बैंक के और एक एम्प्लॉय को छोड़ देता है। पुलिस ऑफिसर उससे चोरों की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए वो अपनी पैंट में ही सुसु कर देता है। दोस्तों, हमारा इस मूवी को एक्सप्लेन करने का मकसद आपको चोरी के लिए उकसाना नहीं है, लेकिन आप तक ये मैसेज पहुंचाना है कि हर किसी काम को करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए, वरना कभी कभी एक छोटी गलती की वजह से हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फेर जाता है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, सेबेस्टियन बैंक में मौजूद बहुत सारे लॉकर्स को खोल देता है और फर्नांडो उनमें मौजूद पैसों को एक जगह पर जमा करता है। वो लोग बहुत सारे पैसे जमा कर लेते हैं। तभी बैंक में रखा हुआ एक फोन बजने लगता है। ये फोन एक बूढ़ी औरत का होता है। मारियो को पता चलता है कि आज उस बूढ़ी औरत का बर्थडे है। वो सभी लोग चोरी करते दौरान भी उस औरत को बर्थडे विश करते हैं और इसके बाद मारियो उस बूढ़ी औरत को बैंक से बाहर भेज देता है। मारियो से जितना पॉसिबल होता है
वो उस पुलिस ऑफिसर को रोक कर रखता है। वो उसे अपनी बातों में उलझाए रखता है ताकि सेबेस्टियन और फर्नांडो को वो लॉकर्स खोलने के लिए भरपूर टाइम मिल सके। तब तक वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी पहुँच जाता है। मारियो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करता है। वो उस पर जानबूझकर गुस्सा करता है ताकि सभी को लगे कि वो लोग बैंक में चोरी कर रहे हैं, जबकि हकीकत में मारियो नहीं बल्कि फर्नांडो और सेबेस्टियन बैंक में चोरी कर रहे थे। मारियो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से कहता है कि अब तुम मेरे लॉयर से ही बात करोगे, और वो बैंक में ही मौजूद एक स्टाफ के फोन का नंबर पुलिस ऑफिसर को दे देता है। पुलिस ऑफिसर जब उस नंबर पर कॉल करता है तो मारियो आवाज बदलकर अपने लॉयर की तरह उससे बात करता है। तब तक सेबेस्टियन, फर्नांडो और डेबोजा उन पैसों को थैलियों में रखकर उस टनल के पास पहुंचाते हैं जहां से वो लोग बैंक से भागने वाले थे। वो लोग एक एक करके उस टनल से भागने लगते हैं। तब तक वो पुलिस ऑफिसर भी बैंक के सामने मौजूद उस गटर के होल के पास पहुंच जाता है। उसे शक हो जाता है कि बैंक के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। फर्नांडो उनके पास मौजूद सभी हथियारों को एक लाल कपड़े पर रख देता है। तभी हमें पता चलता है कि उनके पास जो भी हथियार हैं वो सभी नकली हैं। वो बैंक में एक नोट भी छोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को भी कंफर्म हो जाता है कि वो लोग गटर के रास्ते से भागने वाले हैं। इसीलिए वो वहाँ पर एक स्पेशल टीम को बुलाता है और उन्हें गटर के रास्ते से अंदर भेज देता है। फर्नांडो की टीम बैंक से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वो लोग एक रस्सी की मदद से लॉकर को वापस उस होल के पास रख देते हैं और होल को ब्लॉक कर देते हैं। तब तक पुलिस ऑफिसर बैंक के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे उस अलमारी पर शक हो जाता है। इसीलिए वो उसे हटाता है और उसे वहाँ पर टनल का होल मिल जाता है। तभी उसे पता चलता है कि फर्नांडो की टीम ने सभी नकली हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस बात से उसे और भी गुस्सा आता है। फर्नांडो की टीम प्लान के मुताबिक गटर के दूसरे होल के पास चली जाती है जो एक कॉलोनी में खुलता है। वहाँ पर उन्होंने पहले से ही एक वैन को प्लांट करके रखा था। वो होल सीधे उनकी वैन में खुलता है। उस वैन के पास उन्हीं का एक आदमी होता है जिसका नाम गेटा है। वो उन सभी को वैन में ले लेता है और उन पैसों को भी वो लोग वैन में जमा करते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। यहाँ वो पुलिस ऑफिसर भी उस गटर तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। उन्हें बैंक में फर्नांडो का रखा हुआ नोट भी मिल जाता है जिस पर लिखा हुआ था कि अमीर लोगों की इस बस्ती में जहाँ न हमने हथियार इस्तेमाल किए और ना ही तुम्हारे खिलाफ हमारे दिल में कोई बुराई है, हम सिर्फ यहाँ से पैसे लेकर जा रहे हैं। अब इनके पास ढेर सारा पैसा आ जाता है जिसे गिनने में भी कई दिन लगने वाले थे। ये लोग इस पैसे को इक्वल शेयर्स में आपस में बांट लेते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। चोरी में जिस वैन का इन्होंने इस्तेमाल किया था ये लोग उसे भी जला देते हैं और सभी लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। इन्हें क्या पता था कि पुलिस जल्द ही इन्हें किसी दूसरे की गलती की वजह से पकड़ लेगी। यहाँ सीन एल्बर्टो की तरफ मुड़ता है जो अपनी वाइफ को चीट कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ उसे पकड़ लेती है। वो एल्बर्टो पर बहुत गुस्सा करती है और गुस्से में ही वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। वो एल्बर्टो और उसके साथियों की सारी पोल खोल देती है, जिसके बाद पुलिस एल्बर्टो को पकड़ने में लग जाती है। कुछ ही देर में पुलिस एल्बर्टो को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस एल्बर्टो के घर पे रेड मारती है। एल्बर्टो की छत से उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है और इसके बाद एक एक करके इनकी गैंग के सारे मेंबर्स पकड़े जाते हैं जो उस चोरी में मुलव्वस थे। इनकी प्लानिंग बहुत बढ़िया थी, लेकिन आखिरकार ये किसी और की गलती की वजह से सभी लोग फंस गए। इन्होंने एक अच्छा काम किया था कि इन्होंने चोरी करते समय नकली हथियार इस्तेमाल किए थे। इसी वजह से इन्हें सिर्फ 4 साल की सजा होती है और 4 साल बाद सभी लोग फिर से छूट जाते हैं। जेल में फर्नांडो को मारियो रिसीव करने आता है। इन्होंने सारा पैसा पुलिस को नहीं दिया था, बल्कि अभी भी इनके पास बहुत सारा पैसा था, क्योंकि सरकार के पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं था कि उस दिन कितने पैसों की चोरी हुई थी। मूवी के लास्ट में हमें असली चोरों की कुछ फुटेज भी दिखाई जाती है जिन्होंने बिना किसी हथियार के अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू, टेक केयर।